नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अजय कुमार। भारत और चीन के बीच पिछले 9 महीनों से चल रहे एलएसी के सबसे बड़े विवाद पर आज एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई है। 9 महीनों बाद आखिरकार चीन को झुकना पड़ा है। चीन अपनी सेना को पैंगोंग लेक के फिंगर 4 से फिंगर 8 तक ले जाने के लिए राजी हो गया है। भारतीय सेना पैंगोंग के फिंगर 3 के पास अपनी ही पोस्ट पर रहेगी। पैंगोंग के साउथ बैंक पर भी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी और साथ ही साथ दोनों देश अप्रैल 2020 के बाद किए गए निर्माण को भी पूरी तरीके से हटाएंगे। इस पर सहमति बन गई है, काम भी शुरू होगा। पैंगोंग के नॉर्थ बैंक पर पेट्रोलिंग पर फिलहाल अस्थायी रोक रहेगी। पैंगोंग झील के फॉरवर्ड पोस्ट पर दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को पीछे करेंगे। चीनी पीएलए अप्रैल 2020 का स्टेटस मानने के लिए तैयार हो गई और इसका ऐलान आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में किया। तो आइए सबसे पहले आपको हम राजनाथ सिंह की पूरी बात सुनाएं। उससे पहले जरा एलएसी की तस्वीर के जरिए दोनों देशों की एक्चुअल पोजीशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये सामने हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं, ये बीच में पैंगोंग झील जो गहरा नीला रंग दिखाई दे रहा है और एक तरफ साउथ बैंक, एक तरफ नॉर्थ बैंक है। आप प्लीज। दरअसल अगर हम इसमें देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे संज्ञान के लिए आवश्यक है कि अगर आप जो नीले रंग में फिंगर 1 से लेकर फिंगर 4 तक का जो एरिया आप देख रहे हैं, इस तरफ हमारे मेरे हाथ से देखिए, तो ये जो इलाका है ये अभी तक भारत के आधिपत्य में रहा है। अगर हम अप्रैल 2020 तक की बात करें, यहां तक हमारी एक्टिव पेट्रोलिंग होती रही है, जिसके जरिए हम यहां पर अपने सैन्य मौजूदगी को बताते रहे। फिंगर 3 पर हमारा परमानेंट बेस रहा है, यानी स्थायी बेस स्ट्रक्चर्स वहां पर बने हुए हैं कंक्रीट के, जिसमें हमारे भारतीय फौज के सैनिक रहते हैं। उसके बाद से फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का एरिया अभी तक इसे लेकर असमंजस की स्थिति थी कि यह दरअसल किसके हक में आता है, इसलिए इसे हम डीमिलिटराइज्ड जोन के तौर पर देखा करते थे और दोनों तरफ से पेट्रोलिंग होती थी। चीन के सैनिक भी फिंगर 5 तक आ जाया करते थे पेट्रोलिंग करते हुए और हमारे सैनिक फिंगर 8 तक जाया करते थे, जो अभी आप देख रहे हैं मेरे इस हाथ की तरफ जो एकदम आखिरी में लाल निशानी आपको दिखा रही है, वो फिंगर 8 है। और अब क्या हुआ था, हमने अप्रैल के बाद देखा कि चीन की फौज धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिंगर 8 से आगे बढ़ते हुए फिंगर 4 तक पहुंच गई थी, जो कि तकरीबन 16 किलोमीटर भारतीय अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि नियंत्रण रेखा अंडरस्टैंडिंग है दोनों देशों के बीच में, वो अभी तक उसके ऊपर कोई तय नहीं हुआ है, नक्शे पर वो लकीरें खींची नहीं गई हैं। इसलिए हमारी समझ से जो हमारी जमीन है उसके भीतर तकरीबन 16 किलोमीटर चीन की फौज घुसी थी, जिसे अब चीन की फौज वापस लौट रही है, जिसकी वजह से अब यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हम अपनी पुरानी यथास्थिति पर लौट रहे हैं। और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम चीन को पीछे जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, बिना अपने स्ट्रेटेजिक या सामरिक जो हमारे स्वार्थ हैं, जो हमारे साध्य हैं, उन्हें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज किए हुए। तो सर अब इसे एक बहुत बड़ी पहल कहा जा सकता है 9 महीने के बाद। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, आपके मन में ये सवाल होगा कि पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी हैं, 9 दौर की बातचीत टॉप मिलिट्री कमांडर्स के बीच हुई कि क्या सहमति बन गई है, अब सेनाएं पीछे हटेंगी। इस बार क्या अलग है? तो इस बार अलग यह है कि पहली बार देश के रक्षा मंत्री ने देश की संसद में खड़े होकर इस बात का ऐलान किया कि चीन और भारत की सेनाएं दोनों पीछे हटेंगी। इसमें महत्वपूर्ण चीन की सेना का पीछे हटना है, क्योंकि चीन की सेना डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर आई थी, वो अब वापस जाएगी और इसका ऐलान खुद रक्षा मंत्री ने आज संसद में किया। सुनिए। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व से पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण
आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमारी यह भी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे साथ संपूर्ण सदन हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इस विषम एवं भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य और वीरता के प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा करे। और सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिसएंगेजमेंट आधारित है, उन्हें देश सदैव याद रखेगा। सभापति महोदय, तो अभी हमने आपको बताया और इसके साथ साथ मैं अभी अपने आप को संशोधित करना चाहता हूं। मैंने अभी आपको बताया था कि तकरीबन फिंगर 4 से फिंगर 8 तक 16 किलोमीटर की दूरी है। ये दरअसल 8 किलोमीटर की दूरी है। मैं इस गलती के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। ये 8 किलोमीटर की दूरी है, 16 की नहीं, जैसा मैंने पहले आपके सामने प्रस्तुत किया था। लेकिन अजय, ये सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट था गलवान घाटी में जो झड़प हुई। दरअसल सबकी बुनियाद में अगर कोई चीज थी तो ये पैंगोंग घाटी के ऊपर जो अतिक्रमण की कोशिश चीन ने की थी वो थी। हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही सीनियर रिटायर्ड मिलिट्री अफसर हैं, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुबा साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी हैं। तो एक जानकारी के तौर पर, क्योंकि मनीष उस इलाके में बहुत रहे हैं और मनीष लगातार अपने सोर्सेज के जरिए ये समझते रहे हैं कि आखिर किन किन जगहों पर इस वक्त पूर्वी लद्दाख में दिक्कत है। तो मनीष, आज जो रक्षा मंत्री ने बयान दिया उसमें पैंगोंग झील का ही जिक्र था, नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक का, दोनों का। तो पहली बात तो आप वो एरिया समझा दें, कहां अभी क्या सिचुएशन थी और अप्रैल 2020 के पहले की सिचुएशन पर जाने का मतलब क्या होगा, और क्या ये अभी अंडरस्टैंडिंग केवल पैंगोंग झील के इलाके को लेकर के बनी है या लद्दाख के और इलाकों को लेकर भी? सौरभ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रक्षा मंत्री के औपचारिक बयान में 3 चीजों पर था। पहला कि धान सिंह थापा पोस्ट की पोजीशन पर एक बार भारतीय सेना जाएगी और चाइनीज पीएलए जो कि फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीचों बीच थी, और साथ में जो टॉप रिजेस पर थे जहां पर उसने अपने परमानेंट स्ट्रक्चर करीबन 10 से 12 के तौर पर और साथ में अपने टेंट्स और जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया था उसको डिसमेंटल कर वो फिंगर 8 पर जाएगा। यानी अप्रैल 2020 के स्टेटस को मेंटेन करते हुए चाइनीज पीएलए अब पीछे की तरफ जाएगा। ये पैंगोंगसो की स्थिति हो गई। और इस पूरे इलाके में यानी फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के इस 8 किलोमीटर के स्ट्रेच पर अब नो पेट्रोलिंग जोन होगा। यानी इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना इस पर पेट्रोल नहीं करेगी जब तक इस पे और क्लैरिटी नहीं आती आने वाले समय तक, और इसको फिजिकली वेरीफाइड किया जाएगा। दूसरी लोकेशन साउथ ऑफ पैंगोंगसो पे है। अगर आप साउथ ऑफ पैंगोंगसो को देखेंगे तो आप शुरुआत से अगर चुशूल यानी उसके ठीक सामने मोल्डो और वो जो स्पांगूर गैप है जहां पर आपको ध्यान होगा 29 अगस्त 2020 को एक बार चाइनीज पीएलए ने कोशिश की थी कि अपने आईसीवीज और साथ में जो ZT लाइट
टैंक्स हैं उनके जरिए एरिया को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद कैलाश रेंजेस के टॉप रिजेस हैं जिसमें रचेल्ला, मुखपारी, कोंकला, कोंगरान नाला, उसके बाद मगर हिल, गुरंग हिल, ये सभी जो टॉप एरियाज हैं उसको डोमिनेट करते हुए भारतीय सेना ने बैकफुट पर चाइनीज पीएलए को रखा था। और यही वजह थी कि चाइनीज पीएलए बार बार टॉकिंग टेबल्स पर इस बात का जिक्र कर रहा था। इस पोजीशन पे भी जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और साथ में जो चाइनीज पीएलए के जो कॉम्बैट व्हीकल के साथ साथ टैंक और आर्टिलरी गन्स थी उनको पीछे करेगा। यानी 3 लेवल पे ये फेज मैनर में डिसएंगेजमेंट होगा। पहले में सबसे पहले आर्टिलरी गन्स, उसके बाद आर्मर टैंक्स और जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स है वो पीछे जाएंगे। इसे फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा, सर्विलांस इक्विपमेंट के जरिए वेरीफाई किया जाएगा। सेकंड में जो सेकंड लेयर पर जो फोर्सेस हैं उनकी संख्या कम होगी, इसको वेरीफाई किया जाएगा। और थर्ड में जो मेन फ्रंटलाइन ट्रूप्स हैं उनको डिसएंगेज करते हुए वो पीछे अपनी पोजीशन पे आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रक्षा मंत्री ने जिसका जिक्र किया वो बाकी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जिसमें गोगरा, गलवान और उसके साथ साथ हॉट स्प्रिंग ही नहीं बल्कि डेप्सांग का इलाका भी है। जनरल भाटिया 2000 खुद डीजीएमओ उस समय थे जब इन्होंने डेप्सांग को बहुत ही बखूबी उसके पूरे जो 21 दिन का फेस ऑफ था उसको सॉल्व किया था। आपको उसी के रेफरेंस के तौर पे हम समझाएं कि इस समय जो गलवान, हॉट स्प्रिंग और उसके बाद जो ये डेप्सांग का एरिया है दरअसल वो एक ऐसा फ्रिक्शन पॉइंट है जहां पर डिसएंगेजमेंट होने और उसके बाद उसको आगे तक ले जाना एक बार जरा ये पैंगोंग झील पर फोकस हम अपना रखें क्योंकि रक्षा मंत्री के बयान में इसका जिक्र था। अजय, बिल्कुल। जनरल भाटिया, चूंकि आप इस पूरे क्षेत्र से बहुत बखूबी वाकिफ हैं, मेरा पहला सवाल यह है कि रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में स्पष्ट तौर से कहा कि हमने अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं खोई है। अप्रैल 2020 की स्थिति पर हम वापस लौट गए हैं। तो अगर हम मोटे शब्दों में देशवासियों को इसको समझाने की कोशिश करें, इसका क्या मतलब है? इसका बिल्कुल स्पष्ट मतलब है कि जो हमारी अप्रैल 2020 यानी कि मई से पहले जो हमारी स्थिति थी, हम उससे वापस आने के लिए खास तौर से पेंगोंग में, नॉर्थ और साउथ बैंक में वो मंजूरी है दोनों साइड्स को। और ये बहुत नेगोशिएशंस के बाद आया है। इसमें डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस हुई, इसमें पॉलिटिकल नेगोशिएशंस हुई। दोनों रक्षा मंत्री ने बात की थी मॉस्को में, दोनों फॉरेन मिनिस्टर से बात करी थी मॉस्को में, और 9 राउंड्स ऑफ जो मिलिट्री लेवल टॉक्स हुए थे और कमांडर्स के बीच में। ये उसके बाद ये हमने फैसला किया है कि दोनों जो है साइमल्टेनियसली और सिंक्रोनाइज्ड मैनर में वेकेट करेंगे और जो यहाँ जो स्टेटस पर एंटी जिसको हम कहते हैं, जो वापस चले जाएंगे। इसका मतलब है कि पिछले 10 महीने में हमने जो भी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट चाइना ने करी थी और जो हमने करी थी अपने इलाके में करी थी, हमने जो साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग में हमारा इलाका है वो एलओसी में बताना चाहूंगा, लेकिन उससे काफी स्ट्रेटेजिक फर्क पड़ा था, ऑपरेशन में फर्क पड़ा था। जनरल साहब, मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं सर, कुछ टेक्निकल इश्यू है। आप वीडियो हमें क्लियर नहीं मिल रहा है, आवाज में भी थोड़ी दिक्कत है, इसको ठीक करके आपके पास बस 1 मिनट में दोबारा आते हैं। जनरल दुआ, पैंगोंग त्सो पर स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020 का लागू करने के बीच सहमति दोनों देशों के बीच हो गई है। इसका सीधा मतलब ये कि चीन ने जो भी शरारत करने की, हिमाकत करने की कोशिश की थी, अब उसे समझ में आ गया है कि उसका उसे कोई फायदा नहीं है और वो वापस वहीं जा रहा है जहां वो अप्रैल 2020 से पहले था। बिल्कुल। आज जो हुआ है ये एक समझौते का ऐलान है और अब इसके तहत जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके तहत अगले कुछ दिनों में पुल बैक होगा और स्टेटस को एंटी यानी कि जो समर्स में पिछले साल की मई से पहले जो स्थिति थी, हम उस स्थिति पे जाएंगे। तो हुआ क्या है इन दिनों में, इन पिछले इतने महीनों में? हुआ ये कि चीन ने जहां पर आकर के नाजायज तरीके से अपनी डिप्लॉयमेंट एस्टैब्लिश की और फिर हमारी तरफ से उसको पुशबैक हुआ। फिर दोनों सेनाओं ने कुछ जगह पकड़ ली जहां पे पहले सिर्फ पेट्रोलिंग करते थे, वो जगहें हमने पकड़ ली और वहां अपने आप को डिप्लॉय कर लिया। उन्होंने किया तो उसके एवज में हमने भी कुछ जगहों पे किया। और सर्दी से पहले, पिछले साल के विंटर से पहले, क्योंकि लाजमी है ये इलाका हो जाता है, तो दोनों तरफ से वहां पर बिल्डअप और डिप्लॉयमेंट हो गई। तनाव की स्थिति है और दोनों तरफ से अगर डिप्लॉयमेंट हो जाती है तो जाहिर है कि आज नहीं तो कल उसमें लड़ाई की स्थिति पैदा हो सकती है। बीच में पहली दफा बहुत सालों के बाद कैजुअलिटीज हुई थी। तो पिछले कुछ महीनों से इस तनाव की स्थिति तो फिजिकली ऑन ग्राउंड है, लेकिन जो बातचीत चल रही थी हर लेवल पे, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल,
और कितने दौर की बात आप बता चुके हैं। इसके अलावा हर लेवल पे बातचीत हुई है, इसके निचले लेवल पे भी बातें हुई हैं, यानी कि आपने सिर्फ कोर कमांडर लेवल की बात की, और भी निचले लेवल पे बातें हुई हैं, आपस में टॉक्स हुए। तो कुल मिला के इन सब चीजों का परिणाम ये निकला है कि अब एक एग्रीमेंट हो गया है, और उस एग्रीमेंट के तहत दोनों सेनाएं अपनी अपनी वापस जगहों पे जाएंगी। और जनरल दुआ, अगर मैं इसको थोड़ा स्पष्टता के साथ आपसे पूछूं, हमारे सामरिक हित साधने में हम सफल हुए हैं? क्या हम चीन को यह बता पाए हैं कि हम अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, ये बात तो साफ जाहिर है, चीन ने पहल की, हिंदुस्तान ने उनको रोका, हमारी फौज ने उनको रोका, और उसमें जो भी झड़पें हुई हुई तो उससे उनको एक क्लियर मैसेज है कि हमने उनको रोक दिया। फिर ऐसी जगह ऐसी एक डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर ली जिससे कि चीन को ये क्लियर हो गया, कुछ एक ऐसे हमने जगह ऑक्यूपाई की हैं, हाइट्स ऑक्यूपाई किए हैं जिससे चीन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और अब चीन ने शायद हमारा ये रिजॉल्व का अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन कुल मिला के ये बात तय है, जैसे आपने कहा, कि हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान का अपना स्पिरिट, इंडिया की एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्पिरिट, एक ऐसी रिजॉल्व को जाहिर कर दिया है कि ये 1962 ना समझें। अब उन्होंने जो पैर दिए उनको रोक दिया गया है। उसके बाद अब इसको हम एक तरीके से अपनी जीत मानते हैं कि वो पहले मान नहीं रहे थे कि वापस जाएंगे, और अब ये एग्रीमेंट का ऐलान पार्लियामेंट में खुद रक्षा मंत्री कर रहे हैं कि अब एग्रीमेंट हो गया है और अब वापस जाएंगे। अब देखना यह है कि इसका दुआ साहब, इसमें एक और संशय की स्थिति कुछ लोग उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमने जिन पहाड़ी चोटियों पर अपना वर्चस्व जमाया था, जिसकी वजह से चीन की हालत पतली हो रही थी और लगातार नेगोशिएटिंग टेबल पर आने की बात कर रहा था, उन चोटियों को शायद हम सरेंडर कर देंगे। क्या ऐसा होगा? क्या अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर आने का मतलब ये है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स को चीन के हवाले कर देंगे? देखिए, एक तरफ से आप कह रहे हैं यथास्थिति, अब जैसे मैं समझता हूं स्टेटस को एंटी का वही मतलब है जी, यानी कि जैसे हम पहले थे। अगर हम जैसे हम पहले थे की स्थिति में आने का एग्रीमेंट कर चुके हैं, तो चीन भी उन जगहों को खाली करेगा जहां पर वो आगे आकर अपने डिप्लॉयमेंट एस्टैब्लिश की थी। तो अगर यथास्थिति में जाना है तो दोनों को जाना पड़ेगा, लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए कि चीन ने पहल करके ऐसी जगहों पे आया, और अगर हम उनको वापस जाने पे मजबूर कर रहे हैं तो इसमें जीत हमारी है। और अगर लड़ाई की सिचुएशन से बचना है तो वो जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं इनके धीरे धीरे डिटेल्स सामने आएंगी। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ आज अनाउंसमेंट हुई है, इसमें टाइम लगेगा, बीच में खुदा ना खास्ता हो सकता है कोई अड़चने आए, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हों फौज के बीच में या दूसरे लेवल्स के बीच में, तो ये देखना बाकी है। अच्छा, एक चीज और है इसमें अजय कि इस जो ऐलान आज रक्षा मंत्री ने किया, और ये महत्वपूर्ण है कि इसका ऐलान पहले चीन की तरफ से किया गया, भारत में आज रक्षा मंत्री ने इस बात का ऐलान किया, चीन कल ही कर चुका था। सवाल यह है कि क्या हम ये माने कि लद्दाख में चीन के साथ हमारा जो भी टकराव चल रहा था वो अब खत्म हो गया है? क्योंकि जैसा भी मनीष कह रहे थे अजय, ये पैंगोंग त्सो के अलावा गलवान का इलाका जहां झड़प हुई, उसके अलावा डेप्सांग के प्लेन्स हैं, गोगरा हाइट्स है, इन सब जगहों पर भी अभी स्थिति वैसी बनी, और रक्षा मंत्री ने भी बात कही है कि बाकी जगहों पर अभी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है। तो इसका मतलब दरअसल हमें यह समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक मसला है जिस पर अभी हमें सफलता हासिल हुई है, कई और मसले हैं जिस पर अभी हमें सफलता हासिल करनी बाकी है। उन जगहों पर वो जो फ्रिक्शन पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं, वहां पर अभी भारतीय फौज जो अपनी यथास्थिति अभी मौजूद है उसे बहाल रखे हुए। मनीष, क्या मैं सही कह रहा हूं? अजय जी, बिल्कुल इसमें क्लैरिटी है, क्योंकि रक्षा मंत्री ने साफ तौर पे नॉर्थ और साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो का जिक्र किया। पैंगोंग त्सो का एरिया जो कि पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया, नो पेट्रोलिंग जोन होगा वो वाला, और चाइनीज पीएलए अपने फिर उसी पोजीशन फिंगर 8 के पीछे खुरनाक फोर्ट पे जाएगा और शिंजा 1 और 2 पर उसकी लोकेशन रहेगी। अब साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो जो कि सबसे ज्यादा खटक रहा था, उनको इसलिए खटक रहा था क्योंकि जो मेन पासेस हैं चाइनीज पीएलए के, उसके ऊपर भारतीय सेना का डोमिनेशन था। 29 तारीख को यानी 29 अगस्त को चाइनीज पीएलए ने कोशिश की, लेकिन उसे बैकफुट पर आना पड़ा और भारतीय सेना के द्वारा वो प्रीएम्प्टिव एक्शन था। लेकिन वहीं पैरेलली आपको, जिसका जिक्र रक्षा मंत्री ने भी किया, कि 15-16 जून को जो 20 जवान और कर्नल संतोष बाबू ने अपनी वीरता के साथ शहादत दी देश के लिए, दरअसल उसको नहीं भूलना चाहिए। उसकी वजह यह थी कि गलवान
गोगरा और उसके साथ साथ हॉट स्प्रिंग के साथ डेप्सांग का इलाका, इस इलाके में इस समय फेस ऑफ की कंडीशन ज्यों की त्यों है। हालांकि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हुआ, दोनों सेनाएं करीबन 3 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 अल्फा पर पीछे हैं। उसके साथ साथ डेप्सांग में भी उसी तरीके से आपको एक तस्वीर ध्यान होगी, इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिवली वो तस्वीर दिखाई और वो रेचिल्ला के आसपास का एरिया है। दरअसल उस एरिया में चाइनीज पीएलए के टैंक्स, उनके आर्टिलरी और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल साफ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वो जिस हाइट पर है उसके ठीक सामने भारतीय सेना का पूरा बंदोबस्त है, भारतीय सेना के आर्कटिक टेंट, साथ पे उनके एक बार मनीष हमारे साथ जनरल भाटिया भी जुड़ गए हैं, इसका मतलब की वजह से बात की उनकी पूरी हो पाई थी। जनरल साहब अपनी बात आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। और दूसरा, उसके बाद हम ये बात कर रहे थे कि क्या अभी ये पार्शियल जीत है, अभी पहला कदम है इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ, क्योंकि पैंगोंग त्सो के अलावा बहुत और जगहों पर हमारी सेनाएं आमने सामने। बिल्कुल ये शुरुआत है और हमें इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये मुद्दा पूरा खत्म हो गया है, लेकिन अच्छा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है ये जो एक कदम हमने बढ़ाया है ये इसके लिए, और ये काफी मेहनत के बाद, क्योंकि हमने जो है एक बराबरी स्तर पर होकर नेगोशिएट किया है इसको। 29-30 अगस्त से पहले चाइना सब बोल रहा था, हम सुन रहे थे, क्योंकि हमारे पास वो ताकत नहीं थी ग्राउंड पे जो अभी 29 को जो हमने ये साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग त्सो में जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स है कैलाश रिज पर, ये ऑक्यूपाई जैसे मनीष आपको बता रहे थे, वहां से हम उनको स्पांगुर गैप को और मॉल्डो गैरिसन है जो चाइना को, उसको हम डोमिनेट करते हैं, वो बहुत जरूरी था। तो अभी जो उसके बाद जो हुआ, अभी देखे गलवान के बाद कोई एस्केलेशन किसी तरफ से नहीं हुई, चाइना की तरफ से भी नहीं हुई, उन्होंने कभी एस्केलेट करने की कोशिश नहीं करी, चाहे एरिया में हो चाहे हॉरिजॉन्टली। जरूरी बात है नाकोला में जो सिक्किम में है, मैं वहां पर रह चुका हूँ, वहां पर स्टैंड ऑफ हुआ और बाकी जगह भी स्टैंड ऑफ हुए, लेकिन ये चलते रहते थे पहले भी। हमें ये समझना चाहिए कि दोनों देशों ने अभी मिलकर ये फैसला किया है कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे और स्टेटस को एंड करेंगे। चाइना को एक फेस सेविंग एग्जिट चाहिए था, क्योंकि चाइना जो विंटर्स में जो है, चाइना के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था वहां पर डिप्लॉय करना अपने ट्रूप्स को, क्योंकि उनकी जो फौज है, पीएलए फौज है, वो इतनी काबिलियत नहीं है उसमें कि हाई एल्टीट्यूड में सस्टेन कर सके। हमारे पास एक्सपीरियंस है भारतीय फौज के पास, हम सियाचिन में रह चुके हैं, कारगिल में रह चुके हैं, वहां रहते हैं, तो उनको मुश्किल हो रही थी और इसलिए नेगोशिएशन जो है अच्छी चली है। ना चाइना के हक में था लड़ाई लड़ना, ना हमारे हक में लड़ाई लड़ना, और दोनों बहुत बड़े देश हैं। और अच्छी बात है कि अभी हमने ये शुरुआत कर दी है एक किस्म से स्टेटस को एंड के लिए, बहुत अच्छी बात है ये और आगे बढ़ेगी। जनरल भाटिया, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तत्व है, एक तबका है हिंदुस्तान में जो लगातार अपनी बातों को ही प्रचारित करता रहता है, और एक बार फिर से एक साजिश की जा रही है ये कहने के लिए कि हम शायद अपने स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स को गंवा रहे हैं, हम चीन के प्रति ज़्यादा समर्पित हो रहे हैं। अभी तक जो स्थिति है और जो आपको रक्षा मंत्री के बयान से बात समझ में आ रही है, क्या आपको लगता है कि हमने अपने कोई भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है? ये बिल्कुल नहीं किया है, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हमने कोई स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। अपना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो हमारी है उसको हमने नॉन नेगोशिएबल बना के रखा है उसको, और हमें जो भी ताकत है हमारे पास में पूरी इस्तेमाल करी है। वहां पर चाइना ने जो किया था शुरू में, उसमें हमें स्ट्रैटेजिक सरप्राइज जरूर की थी उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने मिसकैलकुलेशन करी थी, जो हमारा दृढ़ निश्चय था वहां पर, हमने जो उसका मुकाबला किया हर एक जगह पर, इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन हमारे सिटीजन ने, पूरे लोगों ने मिलकर, खासकर लद्दाख के लोगों ने मिलकर, उनको सैल्यूट करना चाहूंगा जो उन्होंने सपोर्ट दिया। उससे चाइना को काफी फर्क पड़ा, उससे उनको देखा कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं और वहां पर डट के रहे हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं या ऑपरेशनल इंटरेस्ट हैं या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं किया है। और जहां पर बाकी जो 4 जगह हैं जिसकी बात कर रहे थे, गोगरा की, हॉट स्प्रिंग की, देपसंग की, ये भी हो जाएंगे। एक गेम होता है, पेशेंस का गेम होता है, ये धैर्य रखना पड़ेगा इसमें। ये धैर्य का गेम है। चाइना ने समझ लिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है, तो उन्होंने जो किया है, वो भी बड़ा देश है, वो धीरे धीरे हम पहले यहाँ से हटेंगे पैंगोंग त्सो से, उसके दूसरे इलाके फेज मैनर में सिस्टमेटिकली ले जाएंगे, सिंक्रोनाइज मैनर में ले जाएंगे। ये फेज मैनर से विड्रॉल होता है, ये नहीं कि आज हम आए हैं और उठ के चल दें, ऐसा नहीं होगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, ट्रांसपेरेंसी होंगी उसमें, तो उसमें काफी कुछ चीजें होती हैं जो ऐसे नहीं मैराथन वहां पर सेशन चले हैं कोर कमांडर के बीच में 16-17 घंटे के, हर एक चीज डिटेल में देखी जाती है, डिटेल में की जाती है, बड़ी प्लानिंग के साथ की जाती है। तो इसके लिए हमें समय देना चाहिए। जनरल साहब, एक छोटा सवाल सौरभ के पास। सौरभ,
अजय, दरअसल मैं ये सोच रहा था कि जो बात आपने कही कि बहुत से लोग अभी भी इस पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को दरअसल सर अपने देश की ताकत से ज्यादा चीन की ताकत पर भरोसा है कि भाई चीन वो देश है जो अमेरिका को आंख दिखाता है, जो अपने सारे पड़ोसियों को परेशान करके रखता है, तो वह ऐसे ही आया और ऐसे ही बिना कुछ लिए चला गया। तो इस पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन शायद ये पहली बार होगा कि चीन को किसी ने उसकी भाषा में जवाब दिया। इसमें कोई शक नहीं है सौरभ। आज दरअसल मैं इस बात पर एक चर्चा भी कर रहा था। 18 देश हैं जो चीन के पड़ोसी हैं और माफ कीजिएगा 21 हैं, जिसमें से 18 देशों के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। और भारत पहला ऐसा देश है जिसने चीन को अपने पैर पीछे वापस करने के लिए मजबूर किया है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं, पोस्ट कोरोना इंटरनेशनल गेम में अब भारत अपनी एक नई भूमिका, एक नई जगह के साथ है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम 5 बजे लोकसभा में भी चीन के साथ लद्दाख में बने हालात पर एक बयान देने वाले हैं। आप इंडिया टीवी पर रक्षा मंत्री को लाइव सुन सकेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।